एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे और ये चीजें समेटते हुए इमरान और चाय पीते हुए ये है इमरान हसन और ये है इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक और नई सुबह आपके साथ साथ मौजूद है। आज वेडनेसडे है, 2 दिन के बाद वीकेंड आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 2 दिन के बाद आएगा। और आज का दिन भी अभी शुरू हुआ है। आज का दिन भी काम करना पड़ेगा भाई। बहुत सारे लोग इस वक्त पेट्रोल मैनेजमेंट में बिजी हैं, जिन लोगों से बात हो रही है, और लोगों के चूंकि बजट इतने डिस्टर्ब हुए हैं कि अब लोग बैठकर ये नहीं कैलकुलेट करते पेट्रोल कितना डलवाना है, अब ये कैलकुलेगे कैलकुलेट कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। इतने किलोमीटर जाएंगे तो इतना पेट्रोल जिंदगी किलोमीटर पे आ गई है। क्या है, मुझे वैसे अब गाड़ी की टेक्निकल बातें भी समझ आने लग गई हैं, क्योंकि हर वक्त अपने इर्द गिर्द हम यही सुनते हैं कि इतने किलोमीटर आपकी गाड़ी की एवरेज ये है, इतने है, आपने इतनी दूर नहीं जाना, इतने दूर जाना। लिहाजा कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों हौसला करो, हम सब एक ही आटे। अब होता ना आटे दाल का भाव पता चल रहा है, बहुत सारे लोगों को आटे दाल का पता लगा भाव पता चल रहा है, और वो भाव वैसे बहुत ज्यादा है। अगर आपको पता नहीं चला अभी तक तो आपको पता चल जाना चाहिए। खैर बहुत सारी बातें मजीद हैं, लेकिन महकमा मौसमियात हमें मुसलसल ये खबर दे रहा है, और अल्लाह करे ये खबर सही ही हो कि मुल्क भर में जो है वो मूसलाधार बारिशों की पेशगोई है। खासतौर पर लाहौर, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और आपको पता है कि अक्सर लाहौर तो पेरिस बन जाता होता है और रावलपिंडी में भी नाला लई बिफर जाता है। इस बार बूट पहने हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे? नहीं, उनके बेटे होंगे। नहीं, वैसे बता रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बूट पहन के जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी जा सकते हैं, वैसे उनसे कोई बहीद नहीं है, लेकिन ये इस दफा छोटे शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज हैं, वो जा सकते हैं। बूट पहनेंगे या नहीं उनकी चॉइस है, बट वो जा सकते हैं। खैर इस हवाले से जो मुतलका इदारे हैं जी, उनको एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके जो है यहाँ पे भी बारिशों और आंधी का इम्कान है। और 16 जून से इस्लामाबाद, पिंडी, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर जो शहर है यहाँ पे भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की, यानी कल से 16-17 जून को लाहौर और रावलपिंडी में भी अर्बन फ्लडिंग के हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो लिहाजा लाहौरी, कराची वाले, नहीं कराची नहीं, इस्लामाबाद वाले सॉरी, सब तैयार हैं, क्योंकि बारिशें होने वाली हैं और ये प्री मानसून बारिशें हैं। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है कि जो अपनी रूटीन है उससे थोड़ी ज़्यादा होंगी, अपनी पैटर्न से थोड़ी डिफरेंट होंगी जनाब, लेकिन स्टिल होपफुली अल्लाह करे बारिशों से मौसम अच्छा और रहमत की बारिश। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पंजाब असेंबली के लिए। वंस अगैन इतने दिन गुजर गए, शायद तारीख में पहली बार हो रहा है कि बाकी सूबों का बजट आ गया, पंजाब का अभी तक नहीं आया। यूजुअली पंजाब का पहले आता है। तो 12 करोड़ अवाम इस वक्त मुंतज़िर हैं कि ऐवान इकबाल जाएं या कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली जाएं। इन्विटेशन है आपको, आप जा सकते हैं जी। आपको नहीं इन्विटेशन, वैसे बता रही हूँ, उन लोगों को इन्विटेशन है, या तो आप पंजाब असम्बली जाएं या आप ऐवान इकबाल जाएं, मर्जी आपकी, आप जाएं। साइंस फंस गई। खैर हेडलाइंस देखते हैं और फिर इस पर बात भी करते हैं। पंजाब बजट इजलास पर 2 दिन माज़ाराई के बाद नया बहरान पैदा हो गया। गवर्नर पंजाब ने आज दोपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में बजट इजलास तलब कर लिया। स्पीकर परवेज इलाही ने दोपहर 1 बजे अपोजिशन का अलग इजलास पंजाब असेंबली में बुला लिया। हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई साजिश नहीं हुई। इजहार राय का हक सबको हासिल है, मगर झूठ का सहारा लेकर इदारों और शख्सियात को निशाना बनाने का हक किसी को नहीं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बैरूनी साजिश का बयानिया फिर मुस्तरद कर दिया। रुपए की बेकदरी, डॉलर की तारीखी उड़ान, IMF ने हुकूमत से डू मोर का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का माशी बेहतरी के लिए अवाम को चाय कम पीने का मशवरा। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, शहर में जदीद मास ट्रांजिट मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। हुकूमत ने शहर भर में पुरानी बसों के चलाने पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद मुलाकात करवाएंगी संजीदा बात भी मज़ाहिया अंदाज में बयान करने का फन रखने वाले नामवर शायर और अदीब अनवर मसूद से। खबरदार चाय रखें। क्यों? चाय नहीं पीनी। ऐसा इकबाल साहब कहते हैं 2-2 प्याली पीते, आप खत्म करें चाय का सिस्टम। नहीं, मैंने अभी जो सिप लिया था, पहले मैं बड़े वाला लेता हूँ, आधा सिप लेता हूँ। ऐसा इकबाल साहब आई होप इट्स ओके, सिप छोटे लेना चाहिए। यार ये मतलब मजेदार है। चाय नहीं पीनी। हाँ, हम भी अदनान में से कहते हैं चाय नहीं लानी। बड़ी खबर, बड़ी खबर। चलें जी, बजट की बात कर लेते हैं। फिर बजट पेश हो गया, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का बजट भी आ गया, लेकिन नहीं आया
पंजाब का बजट नहीं आया। कड़ा इम्तहान बन गया है हुकूमत के लिए इस बजट को पास कराना और पेश करना। 3 दिन से हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान महाजराई इस पर जारी है और जो बजट इजलास है इस पर अब एक नया बहरान पैदा हो गया। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असम्बली का जारी इजलास मनसूख किया। आज से पहर 3 बजे ऐवान इकबाल में तलब कर लिया और इसमें हुकूमती अरकान को शिरकत करनी है। ऑब्वियसली वही बजट पास कराएंगे और बजट पेश होने का इम्कान है। जबकि जो स्पीकर पंजाब असम्बली है परवेज़ इलाही, उन्होंने पंजाब असम्बली का जारी जो इजलास है उसे मुलतवी करके आज दोपहर 1 बजे बुला लिया। यानी कि आज 2 शोज होंगे, एक पंजाब असम्बली में इजलास होंगे सॉरी और एक होगा ऐवान इकबाल में। इनफैक्ट दे द शोज तो अलग अलग ये इजलास है। देखते हैं कि क्या होता है और कौन सा कानूनी होता है कौन सा गैर कानूनी होता है। वैसे इस वक्त जो असम्बली का स्टाफ है ना वो बेचारा बड़ा कंफ्यूज है कि किस जानिब जाए। हाँ, एक तरफ उसका घर, एक तरफ वो क्या कहते हैं नहीं, चुप हो जाए। इस पर एक नई बहस शुरू होगी, इस पर तो हमने आगे चल के बात करनी है। लेकिन दूसरी जानिब IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए बात करें तो वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। सख्त शराइत की वजह से मुल्क में महंगाई का तूफान जारी है। डॉलर 205 रुपए की तारीखी बुलंदी तक पहुंच गया है। आवाम के लिए अच्छी कोई हौसला अफजा सूरत हाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी IMF पाकिस्तान से खुश नहीं हो रहा और डू मोर का मुतालबा कर रहा है। IMF ने बजट इकदामात को जो कह लें नाकाफ़ी करार दे दिया और मुतालबा किया है कि बजट को मजबूत बनाने और प्रोग्राम के कलीदी मकासद के मुताबिक ढालने के जो इजाफी इकदामात हैं वो करने पड़ेंगे पाकिस्तान को। मौशी बेहतरी के लिए जो वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब हैं वो भी PTI रहनुमाओं के नक्शे कदम पर चल पड़े जी। पहले आवाम को रोटी कम खाने का कहा, फिर चीनी कम इस्तेमाल करने का कहा, फिर महंगे टमाटर की जगह उन्होंने दही इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। अब नून लीग के जो वफाकी वज़ीर हैं वो एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी अनोखा मशवरा क्या है, आप सुने ज़रा, फिर हम दोबारा से बात करते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जाए जब तक कि हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते, हमारा फ़र्ज़ है कि वो सारी आइटम्स के जिस पे हमें अपना कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते, पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ इस कौम का क्या होगा जिसको चाय नहीं मिलेगी। सोचने वाली बात है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। उन्होंने भी दूसरी जानिब हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए और एक नया सरप्राइज देने का ऐलान किया और कारकुनों को एहतजाज की तैयारी की भी हिदायत कर दी। अब सरप्राइज क्या है देखते हैं। ये सारे पाकिस्तान का निज़ाम तबाह कर रहे हैं, इंसाफ का निज़ाम तबाह कर रहे हैं। अगर ये रह गए ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे कोई दुश्मन नहीं कर सकता। तो मजदूरों तैयार हो जाओ, मैं आपको कॉल दूंगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ। कुछ दिन पहले भी यही कह रहे थे तारीख का सबसे बड़ा 20 लाख लोग आएंगे, नहीं आए, फिर कह रहे हैं, फिर कैसे आएंगे पता नहीं, अब नहीं पता। अब शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ रिलीफ दे तो तब आ जाए। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके हिस्से की बातें हम नहीं करते, हम आमिर ज़िया साहब से ही कहलवाते हैं। आमिर ज़िया साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। आमिर ज़िया साहब को सुन नहीं पा रहे हम। अब आपको मेरी आवाज आ रही है आमिर ज़िया साहब? जी आपको आवाज आ रही है? जी वी कैन हियर यू। आई होप आप ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये जो बयानात दर बयानात सियासी सूरत हाल, उसके साथ साथ इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे देख रहे हैं आप? एक्चुअली वो बात जो है वो चाय से शुरू हुई, क्योंकि सुबह का वक्त मुझे अभी तक चाय की एक प्याली नहीं मिली। घर वालों ने सीरियसली ले लिया एहसन साहब की बात। उसकी वजह ये कि मैं ये नहीं कि एहसन इकबाल साहब के मशवरे पे अमल कर रहा हूँ, लेकिन आँख खुलते ही आपके सामने बैठ गया हूँ मैं आकर। अच्छा, मैंने कहा कोई नून लीग का वोट बैंक ना मौजूद हो आपके आसपास। जी। तो मैं ये कह रहा था बड़ा दिलचस्प मशवरा है और यकीनन अवाम को कान धरने चाहिए, लेकिन बहुत ही अच्छा हो अगर जो हमारे हुक्मरान हैं वो अवाम को तो कह रहे हैं कि चाय की एक प्याली कम करें, लेकिन अलामती तौर पे वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो बैठते हैं इसमें बड़ा तेल खर्च होता है, उसके साथ साथ कन्वॉय चलता है 10 गाड़ियों का, 50 गाड़ियों का, उसको भी जरा कम करें। ये सुजुकी ऑल्टो में आ जाए, किसी छोटी पाकिस्तान की बनी हुई गाड़ियों में सफर करना शुरू कर दें, उससे तेल की बहुत बचत होगी। और हमें भी इस बात के एहसास होगा कि जनाब हुक्मरान जो है वो अवाम के साथ हैं। हम चाय एक प्याली के हम 4, मैं कम से कम अपनी हद तक मैं पूरा दिन चाय नहीं पीऊंगा अगर ये अपनी बड़ी गाड़ियों से उतर के छोटी गाड़ियों में आ जाए, बहुत अच्छा होगा। और ये देखिए आप, इस मुल्क में बिजली का बहरान है,
ये गर्मियों में, मई जून की गर्मियों में सूट पहनते हैं और एयर कंडीशन चला के इजलास करते हैं। तो भाई कुर्ता पहने, छोटा सा मतलब है कोई टी शर्ट पहनकर आ जाए और इजलास करे, एसी कम चलाया करे, बहुत अच्छा होगा। तो हुक्मरानों को भी चाहिए कि सबसे पहले कुछ अपनी बातों पर अमल करें और खुद अमल से साबित करें कि वो किफायत शादी कर रहे हैं। उनके अल्ले तल्ले वही हैं, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ गए हैं, और वो अवाम को कहते हैं कि जी चाय की प्याली ना पिए। तो खैर मैं क्या कहूँ इस पे जी, वो तो अगर आपको इत्तेफाक वही होगा, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं तो कोई शायद किसी क्लर्क का दफ्तर यूजुअली ऐसा नहीं होता जिसमें टेलीविजन ना हो और एसी ना लगा हुआ हो। अगर आप सेक्रेटेरिएट में कभी चले जाएं, होप सो कि सेक्रेटेरिएट वाले माइंड भी करेंगे मेरी इस बात का, लेकिन इट्स अ फैक्ट, ऐसा है। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब फिर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, लेकिन अपना जो उनका फॉलोअर है उसे मुसलसल कंफ्यूज कर रहे हैं, लगता है खुद भी कंफ्यूज हैं। पहले तो वो एक ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे कहीं और से, वहां से नहीं मिला, फिर उन्होंने अलम बगावत बुलंद किया, निकल गए और मार्च कर दिया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बिट रिलीफ, लेकिन अब दोबारा चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक कवर मिले उनको। तो ये इनका वर्कर कहाँ पे स्टैंड करता है, और क्या इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स इस वक्त चैलेंजिंग सूरत हाल का शिकार है? आमिर साहब फैसला नहीं कर पा रहे? देखिए, सवाल इमरान खान की कंफ्यूजन का और उनकी चैलेंजिंग सूरत हाल का नहीं है, सवाल इस वक्त तो पूरे मुल्क में कंफ्यूजन है। आप मुझे बताइए कि इस मुल्क में कौन जो है उसको पता हुआ है कि जी क्या होने जा रहा है। तमाम के तमाम सारे चैलेंजेस जो हैं वो कहते हैं ना, सब हमारे सर पर आके गिर गए हैं। अभी आप पंजाब का तस्करा कर रहे थे, आप बताइए कभी तारीख में नहीं हुआ कि 2 अलग अलग इजलास हों। बिल्कुल, वजह उसकी है कि जो ये तब्दीली लाई गई है उसके खमीर में टेढ़ापन है। जब बुनियाद टेढ़ी हो तो उससे आप सीधी दीवार नहीं तामीर कर सकते। तो बात ये कि हर तरफ एक कंफ्यूजन है, एक केओस है, एक इनार्की है, लोगों में गैर यकीनी सूरत हाल है, और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही। जितना ये बुरान कहते हैं ना कि तवील होगा, उतना ज्यादा के लिए नुकसानदेह होगा। उसी पूरे कहते हैं तनाजुर में देखे तो सारे इमरान खान भी हैं, और इमरान खान भी है वो कभी कहते हैं ना, जैसे आप फरमाने के लम्हे बगावत बुलंद करते हैं, कभी वो रुकने का कहते हैं, कभी वो कहते हैं जी मैं तारीखी कॉल दूंगा, जैसे सुना रहे हैं। क्योंकि ना जो सियासी जिद्दोजहद होती है वो बड़ा एक दिन की बात नहीं होती है, उसमें चीजें आप फैसले करते हैं, पीछे हटते हैं, जायजा लेते हैं, क्योंकि आप अमल और रद्द-ए-अमल हो रहा होता है ना। तो वो कहते मैदान जंग में जितना जो मंसूबा होता है ना, वो पहला बुलेट फायर होते ही आप उठाकर बाहर फेंक देते, क्योंकि आपको नहीं पता कि दुश्मन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो जाहिर है किसी तरह सियासत में भी होता है, वो सियासत कहते हैं, वो मौज़ूद का कौल है कि सियासत जो है वो बिला खूनरेजी की जंग है, और जंग जो होती है वो सियासत है जिसमें खूनरेजी होती है, ठीक है ना। तो ये इसको भी मैं जंग ही समझता हूँ, और इमरान खान तो जिहाद कह रहे हैं माशाल्लाह अपनी सियासत को। तो बड़ा इस वक्त मुल्क की नाजुक सूरत हाल है। आप देखें कि आवे का आवा टेढ़ा है, और कोई चीज आपकी मिसाल हमारे सामने है कि जी अक़लियती हुकूमत विफाक में भी है, अक़लियती हुकूमत पंजाब में भी है, और कौमी असम्बली में बिल मंजूर हो जाता है, कानून साजी होती है, 120 लोग नहीं है, वहां पे एक जाली डमी हिज़्ब इख्तिलाफ बैठी हुई है जिसको अगली मर्तबा इलेक्शन जो है नून के टिकट पे लड़ना है। तो आप बताइए कैसे चलेगा ये निज़ाम जी। ओवरऑल आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, आपने सही कहा आमिर जासिर। दूसरी जानिब जो IMF की बहाली के हवाले से प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। इतनी सख्त कड़ी शराइत हमने मानी भी है IMF की, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन इकॉनमी की इतनी हौसला अफजा नहीं है। दूसरी जानिब फिर कहा जा रहा है डू मोर, हमें मज़ीद IMF को इस हवाले से कड़ी शराइत उन्होंने रख दी हैं। अब हुकूमत इसको किस तरह से करेगी? पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा, बिजली मज़ीद महंगी होगी, डॉलर की भी सिचुएशन हमारे सामने है। क्या चाहता क्या IMF? आपने को हौसला अफजा नहीं, मैं कहता हूँ दिल शिकन है सूरत हाल मईशत की जो है ना, और इसकी जड़ें भी जो है मतलब है वो ये नहीं है कि नून लीग आई इसकी वजह से हो गया, या PTI थी उसकी वजह से हो गया। इसकी जड़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ इब्तिदा होती 2008 से 18 का जो एक पूरा दिहाई हमने गुजारी है, उसमें पाकिस्तान ने कर्जों का अंबार अपने ऊपर डाला। ये कहते तरक्याती कामों के लिए डाला, लेकिन जनाब वो तरक्याती काम जो उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, और आज आपको पता है कि जो बिजली घर लगाए गए उसके हम वो चला नहीं सकते क्योंकि उनकी पेमेंट्स इतनी ज्यादा है। हम उनको ना भी चलाएं तब भी हमें पेमेंट्स करनी होती है। तो हमने कर्जों का अंबार लादा। जब PTI की हुकूमत आई तो उसको मजीद कर्जे लेने पड़े उन कर्जों की अदायगी के लिए। अब आप तस्वुर कीजिए कि जो साल में हमारी टोटल टैक्स का रेवेन्यू है
उसका 56.4% जो है वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है। टोटल रेवेन्यू का 43% डेट सर्विसिंग में चला जाता है। तो हमारे यहाँ इतना टेढ़ापन आ गया है जिसकी जड़ें जो है बहुत माजी में जाती हैं। फिर दूसरा बड़ा मसला है, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जी हमारी करेंसी डिस्टेबल है। जब भी करेंसी आपका अगर जैसे 205 हो गई और अब मतलब डॉलर के भाव जो है मजीद बढ़े जा रहे हैं, उसका एक इफरात ज़र का भी उसका एक प्रेशर होगा, उसकी वजह से मजीद कीमतों में इजाफा होगा। वो डबल इफेक्ट हो रहा होता है इस चीज की। जनाब आपकी इफरात ज़र बढ़ रही होती है, करेंसी डिवैल्यूएशन से एक और इम्पैक्ट आ रहा होता है। सही। तो वो कीमतें जो है वो संभाल नहीं सकी। उसका मैं कसूरवार सरासर समझता हूँ कि जो रजा बाकर पिछले गवर्नर थे, उन्होंने जो IMF के इशारों पे उन्होंने जिस तरह का तमाशा लगाया इस मुल्क में, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और जिस तरह से ये काम किया, उसने मईशत को बिल्कुल गुठलियों पे ला दिया। और 4 महीने से तो हमारे फैसले नहीं हो रहे थे। 3 महीने आपने साजिश की नजर कर दिए, 1 महीने में। और वो इमरान खान साहब के बड़े अहम खिलाड़ी थे रजा बाकर साहब, जिन पे आप तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो आखिर तक कहते रहे कि वो एक बेहतरीन पॉलिसी मेकर हैं। खैर आगे बढ़ते हुए, कल DGISPR ने एक टेलीफोनिक इंटरेक्शन में टेलीविजन चैनल पे कामरान शाहिद साहब के साथ दोबारा से कहा कि हमने इन डिटेल्स जायज़ा लिया। एक तो उन्होंने शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया और उसके साथ साथ उन्होंने तीनों सर्विसेज चीफ विद दैट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के हवाले से भी कहा कि वो भी मौजूद थे, DGI भी मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में मुकम्मल एनालिसिस के बाद हमने ये देखा कि पिछली हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। कल फिर कहा, और गालिबन ये तीसरी दफ़ा है कैटेगोरिकली जब पाक फौज को ये बताना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है। इमरान खान साहब का बयानिया क्या अब भी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा या फिर कौम को वो बात सुननी होगी जो उनकी फौज कह रही है? देखिए, बात यूं थी कि आप दीवार की किस तरफ खड़े हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर है कि पाकिस्तान में जो फौज है वो सबसे मजबूत इदारा है। अब तक अवाम उस पर बहुत इत्मीनान करते आए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब ये कि एक जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत को उठाया गया, वो एक गैर मकबूल जो था एक अमल था और उसके अंदर टेढ़ापन है, उसके अंदर आपको नीयतों में फतूर नजर आता है कि जिस तरह से चीजें हुई हैं। तो यकीनन फौज ने तहकीकात की हैं, वो सराखों पर उनकी उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन उससे इमरान खान का जो बयानिया है, वो बयानिया क्या है इमरान का बयानिया है कि जी उनकी हुकूमत को, और जाहिर है कि वो उसमें जो एक इंटरफेरेंस का आप लफ्ज करें या साजिश के लफ्ज करें, इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है। जाहिर है कि अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है तो पहले उसने सोचा, उसकी मनसूबाबंदी की, उसी मनसूबाबंदी को हुकूमत हटाने की जो है उसको साजिश कहा जाता है। बिलावल साहब ने कहा जी वो जो साजिश है वो बिलावल हाउस में हुई थी, याद करें, आपको बड़ा तारीखी उनका जुमला था। अच्छा, उसमें जाहिर है कि इमरान खान का बयान ये कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, उन्होंने, अब बात ये थी कि उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उन्होंने मतलब इशारे कनाइयों में उनकी जो हिज़्ब इख्तिलाफ को सपोर्ट किया या वो इमरान खान की हुकूमत को पसंद नहीं करते। तो ये सारे एक सवालिया निशान है। तो फौज का मौक़िफ़ यकीनन अपनी जगह पे, वो तो फौज इस चीज को बड़े स्ट्रक्चर्ड अंदाज में देख रही होगी कि जी साजिश, अगर साजिश हुई तो साजिश तो उसको फिर मुखालिफिन इमरान खान साहब नाम दे सकते हैं। एक्चुअली तो इट वाज अ पॉलिटिकल मूव। अगर बिलावल ये कह भी रहे हैं तो एक सियासी मूव थी, उन्होंने नंबर्स प्रूव किए। इमरान खान साहब के किसी हिमायती को साथ बिठाए, किसी उनके पार्टी मेंबर को साथ बिठाए बगैर उनकी हिमायती जमातों की हिमायत हासिल की और उनको हटा दिया। तो इट वाज अ पॉलिटिकल मूव। नहीं, दुरुस्त कह रहे हैं आप, एक पॉलिटिकल मूव था, लेकिन पॉलिटिकल मूव भी जो होती है मनसूबाबंदी होती है। अगर आप फर्ज करें पीपल्स पार्टी के चाहने वाले तो आप मनसूबाबंदी कहेंगे, अगर आप इमरान खान के चाहने वाले तो आप कहेंगे जी साजिश हो गई हमारे खिलाफ। वह ये कि देखिए उनके एलाइज को, उनके तहादियों को कैसे दूर किया, उनके तहादियों किस तरह दूर किया कि उन्होंने कहा जी इमरान खान की अपनी पार्टी के लोग जो हैं उन्होंने वफादारियां बदल दी हैं। वो कि उन्होंने वोट नहीं डाला, लेकिन वो जो दबाव बढ़ा उसको देखकर इत्तेहादी जो थे वो छलांग लगा के दूसरी तरफ आ गए। उनको इशारे भी हुए होंगे, उनके साथ बहुत सारी चीजें और भी हुई होंगी। तो ये चीज बड़ी फैक्चुअल है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। और जाहिर है कि और इसके अंदर जाहिर है उसमें है कि नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, वो वहां से क्या मतलब डोरियां हिला रहे हैं, उनके किन किन से राब्ते हैं, ये सारे सवालिया निशान है। और तो मैं नहीं समझता कि इस चीज को, लेकिन जाहिर है कि जो इस वक्त DGISPR ने जो फरमाया वो अपनी जगह एक बहुत वजन रखता है। और इमरान खान उसको देखे कि किस तरह से वो एक जवाबी बयानिया बनाते हैं, नहीं बनाते या किसी और एंगल से जाते हैं। लेकिन इस शुमा नहीं होना चाहिए कि हुकूमत जो है मुतनाज़ा है, तब्दीली जो लाई गई है वो गैर मकबूल है और इसके जो भी अमल किया गया उससे पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम हुआ है। आप किसी भी अमल का जो देखते हैं वो नतीजा देखते हैं। वो कहते हैं पैसे कोशिश के नहीं होते, पैसे नतीजे के होते हैं।
ठीक है। अब हुकूमत तो वैसे कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम 8 हफ्तों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत अपने 4 सालों का इमरान खान साहब की साहब का हुकूमत जवाब दे। खैर, थैंक यू वेरी मच। आमिर सियाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, मौजूदा हालात के तनाजुर में अपना तज्ज़िया आपके सामने रख रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए कुछ बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, तो उसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया। दिस इज अगेन फुटबॉल फैंस और दुनिया भर के लिए भी इंटरेस्टिंग, एक नया मुल्क अब जो ये वर्ल्ड कप होगा उसके लिए सब बहुत एक्साइटेड है। चले जनाब, हमने आपको अपडेट किया, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं, हम खुद भी मुंतजिर थे इस मुलाकात के। अनीता, ऐसे नहीं होता ऐसे, अच्छा, अनीता करीम से, जिन्होंने थाईलैंड के दारुल-ए-हुकूमत बैंकॉक में ऑस्ट्रेलियन फाइटर युएन हाकू किम से कम वजन की कैटेगरी में नॉकआउट मुकाबला जीता, नॉकआउट करके उनको जीता। अनीता करीम को पाकिस्तान की पहली MMA फाइटर होने का एजाज़ भी हासिल है और ये इससे पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं और ये उस फाइट के मनाजिर हैं जो अनीता ने जीती और हमारे दिल भी जीते। अनीता, वेलकम टू एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या आपने तबाही किस्म की गेम की है, मतलब बहुत मजा आया देख के। जरा ये बताएं कि क्या जज्बात है, कैसा फील कर रही हैं हराने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद उसका नतीजा जब मिलता है तो बहुत अच्छा फील होता है। जबरदस्त। अनीता, इस वक्त आप बैंकॉक में ही हैं? जी, मैं पटाया में ही हूँ। अच्छा, तो अपनी ट्रेनिंग्स के हवाले से बताएं, कैसी चल रही है ट्रेनिंग्स और ओवरऑल आपका किस तरह का गेम है वो चल रही है? बस दोबारा हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट है, ट्रेनिंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और नेक्स्ट फाइट के लिए कोशिश करें, तैयारी और करें। एक तो मैंने थोड़ा सा आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी ट्रेनिंग्स को फॉलो किया है भाई। आप तो बड़ा ही टफ रूटीन है और बड़ी टफ ट्रेनिंग्स हैं आपकी, इनकी द वे शी लिफ्ट्स द वेट एंड ऑल। और आई थिंक आपके भाई आपके ट्रेनर हैं, तो बहुत ही मैं तो इम्प्रेस हुआ और आपकी इस डेडिकेशन से। देन द वे आपने जिस तरीके से बीट किया उनको, वो भी बहुत कमाल था। थोड़ा सा इस फाइट के हवाले से अनीता हमें ये बताओ, ये किस कैटेगरी की फाइट थी, किस वेट की कैटेगरी की थी और इसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर MMA के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आगे कहाँ लेके जाएगी ये विक्ट्री आपको? ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एटम वेट उसमें मैं खेलती हूँ 52 kg में। और जी, तो ये फाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान से कोविड के बाद मैंने ये फाइट की और अल्हम्दुलिल्लाह जीत गई। और नेक्स्ट वही है, कोशिश यही होगी कि हर अच्छे इवेंट पे फाइट करना और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। जबरदस्त। अनीता, ऑब्वियसली आपने फाइट जीती, जिस तरह से ये पिक्चर आपके भाई ने ही शेयर की थी ट्विटर के ऊपर। तो अनीता, ओवरऑल वैसे भी मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप पाकिस्तान की पहली MMA फाइटर भी हैं, उस वजह से प्रेशर भी आप पे होगा डेफिनेटली, और एक जीत के लिए आपकी जो मोटिवेशन है या जुनून होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। सो जब आप ये फाइट कर रही थी और हम अभी आपसे ऑफर भी ये कह रहे थे कि आपने इतने ज़ोरदार पंचेस मारे हैं, मतलब हम परेशान हो गए, तो ये इतना एग्रेशन आपकी गेम के अंदर होता है या आपके अंदर आया हुआ था? दोबारा बोलिएगा प्लीज। आपको आवाज़ आ रही है अनीता हमारी? जी, अभी आ रही है। अच्छा, मैं कह रही थी कि जो हमने आपकी फाइट में आपके पंचेस देखे हैं, जिस एग्रेशन के साथ आप पंच कर रही थी, ये आपकी गेम का हिस्सा होता है या ऑब्वियसली फाइट के दौरान आपकी जो गेम या आपके स्पिरिट्स जितने हाई होते हैं, एग्रेशन उस वजह से आता है? फाइट से पहले हम अपना गेम प्लान बना के जाते हैं। ऑब्वियसली जो मेरी ओपोनेंट थी वो बॉक्सर और रेसलर थी। अच्छा। तो हमारी यही कोशिश थी कि उसको मौका ना दिया जाए और फाइट हम जीत लें। अच्छा, ऐसा लगा जब आपकी फाइट शुरू हुई, क्योंकि मैंने पूरी फाइट देखी, पूरा देखा मैंने, ऐसा लगा कि जैसे वो शुरू में ही डिफेंसिव हो गई और आपने उसको शुरू में ही अंडर प्रेशर आप ले आए हो और फिर आपने किसी पॉइंट का मौका जाने नहीं दिया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि आप जीत गई इस फाइट को। तो क्या गेम प्लान का हिस्सा यही था कि शुरू से अटैक किया जाए या फिर कुछ मौका ऐसा बना, एक पॉइंट ऐसा मिल गया आपको जिसमें वो जख्मी भी होंगी एंड देन आपने पॉइंट्स पे पॉइंट्स ले लिए? जी, मुझे पहले हमारा गेम प्लान भी यही था कि उसके पंचेस से अपने आप को बचाना, रेसलिंग से बचाना। और सेम जो फाइट स्टार्ट हुई और मेरा फर्स्ट पंच उसके ऊपर लैंड हो गया, तो मुझे यकीन हो गया, बस मुझे कंफर्म हो गया कि यस भाई यही करना है और पंचेस
पंचेस पे पंचेस उस पहले पंच ने जिसमें उनका वो ब्लड निकला, वो पता लग गया था हमें कि अब जो है ना सूरत हाल शायद मुश्किल हो जाती है। अच्छा, चूंकि अर्मला ने आपसे ट्रेनिंग का भी क्वेश्चन किया, तो एक तो ये कि आपकी ट्रेनिंग्स वहाँ पे कैसी जा रही हैं, और क्या आप अपने ओन पे ही अनीता ट्रेनिंग कर रही हैं या कहीं पे पाकिस्तान की कोई तंजीम या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई सपोर्ट है आपको वहाँ पे? क्योंकि झंडा तो, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा जब रेफरी ने आपको कॉल किया और उन्होंने एक जाने ऑस्ट्रेलिया और एक जाने पाकिस्तान का नाम लिया आपके नाम के साथ। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि आपके लिए चैलेंज कितने होंगे। क्या हुकूमत पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ GB की कोई सपोर्ट है आपके साथ? गवर्नमेंट से ऐसा कोई सपोर्ट हमें नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पर फेटेक्स के नाम पे एक जिम है जिन्होंने हमें स्पॉन्सर की है, हमारी ट्रेनिंग करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऐसे कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा अनीता, ये बताएं, ऑब्वियसली मिक्स मार्शल आर्ट्स की हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्योंकि आपका ताल्लुक हुंजा से है और वहाँ से जाना, खेलना, मिक्स मार्शल आर्ट्स को परसू करना इटसेल्फ एक बड़ी चैलेंजिंग सी चीज़ है। और पाकिस्तान के अंदर MMA का फ्यूचर किस तरह से देखती हैं? यहाँ पे क्या लड़कियों में इस हवाले से स्कोप है उनके लिए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी लड़कियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं, अभी और ज़्यादा मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में सबको पता चल रहा है कि मिक्स मार्शल आर्ट एक्चुअली है क्या, लड़कियों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो लड़कियां, बहुत सी लड़कियां एज अ फाइटर भी बन रही हैं और सेल्फ डिफेंस उसको ट्रेनिंग भी ले रही हैं। फ्यूचर इंशाल्लाह और भी लड़कियां आएंगी और पाकिस्तान के लिए फाइट्स करेंगे। तो अनीता, जब आप रिंग में उतर रहे थे, जब जा रहे थे, आपके भाई जो आपके ट्रेनर भी हैं, आपके मेंटोर भी हैं और हमेशा आपके साथ साई की तरह हमें नजर आते हैं, क्या कहा उन्होंने? आपके कोच ने क्या बात की आखिर में रिंग में जाने से पहले, वो बताएंगी हमें आप? ऑब्वियसली फाइट से पहले मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो और तुमने जीत के ही आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइट से पहले भैया जी ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दी और मैंने फाइट उसी तरह की जिस तरह से मुझे भैया जी। आप यकीन मानो कि बहुत सारे लोग रिंग के अंदर उतरते हैं, लड़ते हैं, बट द वे यू वर फाइटिंग, मतलब उसका कोई फील ही और थी। और मैंने पता नहीं कितनी बार आपकी वो जो क्लिप्स मेरे पास आए वो देखे, तो बहुत ही कमाल था माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा आप खेले हो। आगे बढ़ते हुए आप वैसे किसी हुकूमती नुमाइंदे ने जीत के बाद भी कोई राब्ता नहीं किया, कोई इनाम आपको दिया जाए, कोई एजाज़ आपको दिया जाए? आपने इतना बड़ा कारनामा किया है पाकिस्तान के लिए, किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने राब्ता किया आपसे, गिलगित बल्तिस्तान के या विफाक के? अभी तक तो नहीं किया है, देखते हैं आगे कब करेंगे हमें। Very unfortunate. Allah, that's very unfortunate. Thank you very much Anita and we wish you very best of luck. आपको और भाई को भी स्पेशली बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जिस तरह से आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया है, विश कि हमारे माशरे में हर वो लड़की जो कुछ ना कुछ एक्सेल करना चाहती है, चाहे वो स्पोर्ट्स में या किसी भी शोबे में, उनको ऐसी सपोर्टिंग फैमिली मिले ताकि वो आपकी तरह दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। सो हैट्स ऑफ टू योर ब्रदर एंड हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने की। ये जितना क्रेडिट अनीता का है उतना ही क्रेडिट उनके भाई का, उनकी फैमिली का है, जिन्होंने इनको ये मौका दिया कि आओ खेलो। उनके भाई हमेशा इनके साथ नजर आते हैं करवाते हुए, तो मैं बहुत ही मुतासिर हूँ। इंशाल्लाह जरूर किसी दिन उनका भी इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि ऐसे भाइयों की या ऐसे मेंटोर्स की बहुत जरूरत है हमारी सोसाइटी के। उस 51% को खवातीन की बात कर रहा हूँ जो मुल्क के अंदर प्रैक्टिकली बहुत से मामलात में ऐसा इसलिए नहीं ले पाता कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती। और हुंजा से इनका ताल्लुक है, वहाँ पे इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग होता है लड़कियों का इस तरह से निकलना बाहर जाके। वैसे वहाँ पे इधर से माहौल ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली, वैसे आई एग्री। और बहुत सारे जो हमारे स्पोर्ट्स रिलेटेड लड़कियां हैं, स्पेशली उनका ताल्लुक हुंजा से है, सो कमाल करती हैं ये लड़कियां, तो इनको जरूर सपोर्ट करें। और कमाल करती है GB हुकूमत भी, और कमाल करती है वफाकी हुकूमत भी कि एक लड़की बैंकॉक के अंदर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल एक फाइट को विन करके आती है। पहली MMA फाइटर है वो मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर, और उसको किसी हुकूमती एहलकार ने पूछा तक नहीं। गिलगित बल्तिस्तान कोई अप्रिसिएशन का कोई अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ही दे दें, कुछ तो कर दें अपनी, मतलब क्या कहें, अब अपने अयाशियों के ऊपर, अपने मामलात के ऊपर इतना कुछ लगाया जाता है, प्लेयर्स और चैंपियंस को पूछा भी नहीं जाता। दिस इज़ हाउ इट इज़ जी। ये पिछले 2 साल से कम हम इस प्रोग्राम में तो हर एथलीट का यही गिला सुन रहे हैं, और फिर आप देखिए हाल यही होना जो। लेकिन अनीता हमारे लिए बाइस फख्र है। अनीता को एक बार फिर मुबारकबाद। अनीता करीम हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
बात करेंगे कुछ उर्दू के अजीम शायर और मिज़ानिगार इब्ने इंशाह साहब की, जिनके मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। इब्ने इंशाह का असल नाम शेर मोहम्मद खान था। वो 15 जून 1927 को हिंदुस्तान के शहर जलंधर में पैदा हुए। कराची यूनिवर्सिटी से एमए किया। इब्ने इंशाह की शायरी की मजमू में इस बस्ती के एक कूचे में चांद नगर, दिल वहशी और कलाम और कई दीगर मजमूए शामिल हैं। इंशाह जी का नाम न लो, क्या इंशाह जी हर जाई हैं। क्या खूबसूरत गज़लें, क्या खूबसूरत नॉवेल्स, अफसाने और व्हाट नॉट। सफ़रनामे पढ़े तो लगता है कि वो अपनी मिसाल आप हैं। सो आज की जो नस्ल है जी, उसको अगर नहीं पता इंशाह जी का, इब्ने इंशाह का, तो आप ज़रा जाइए अपनी साथ कोई लाइब्रेरी अगर है। पाकिस्तान में से लाइब्रेरीज़ का ट्रेंड ही नहीं है, कितनी अफसोसनाक बात है। या कोई किताबों की दुकान है तो एक किताब लीजिए, पढ़िए, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ब्रेक लेते हैं। में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। 8वीं बार खुशामदीद। हाँ, खैर वक्त हुआ चाहता है, हम बहुत खुशामदीद करते हैं आपको। आप भी हमें क्या करें, अपने लाउंजेस में, टीवी लाउंजेस में, दुकानों में, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं। खैर जी, अब वक्त हुआ चाहता है ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी का, जिसपे आपकी मुलाकात करवाएंगे द बनैन फेमस पोइट, क्योंकि उनकी लेजेंडरी एक नज़्म है, बनैन लैन जानते हो, बनैन लेके आंदे हो। उसके खालिक जब हम नाम लेते हैं तो लोगों को समझ आ जाता है। और आपको एक बात बताऊँ, अनवर मसूद साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये नौजवानों में बहुत मकबूल हैं। ये नौजवान इनको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जब बुलाया जाता है बहुत शौक से सुनते हैं। आज ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में अपना खालिद क्या बातें करी, उनसे आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद। और आज थोड़ा सा मैं इसलिए हंस रही हूँ, रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है, थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है, साथ मौसम भी ऐसा है, तो इन सब में हम लोग शायद कहीं रिलैक्स होना, हंसना, ये सब कुछ कहीं ना छोड़ चुके हैं, या ये कह लें कि थोड़ा डिप्रेस हो चुके हैं। कुछ इन्वायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन आज के जो सेगमेंट है उसमें मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। आज बहुत हम इंजॉय करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा शेर व शायरी का इन्वायरमेंट होगा। मैं बिल्कुल भी अच्छे शेर वगैरह नहीं लिखती, ना मुझे कोई आइडिया, लेकिन जो मेरे साथ गेस्ट हैं, लेजेंड हैं, आप लोग ज़रूर रिकगनाइज कर चुके होंगे। मैं अनवर मसूद की बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बरहमतुल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे? मैं तो ठीक हूँ। हम तो जैसे थे अब भी वैसे हैं। आपका ये मिजाज कैसे हैं? वाह, क्या बात है, आपकी तो बात स्टार्ट ही बहुत अच्छी। अच्छा, अगर मैं आपसे आपके बचपन की स्ट्रगल पूछूं कि किस तरह से आपके अंदर को आपको पता चला कि जी मेरे अंदर एक छुपा हुआ शायर है। ठीक, ये आपने बहुत ही बुनियादी सवाल किया है, और अल्लाह आपको ऐसे सवालात की तौफीक देता है। मेरे आप हैरान होंगी सुनकर, मेरी नानी भी शायरा थी, और मुझे ननिहाल से भी ये तो शायरी मिली है, और ददयाल से भी। मेरे ताया जी भी मौलाना अब्दुल लतीफ अफजल शायर थे, बहुत अच्छे। उनका पंजाबी का एक कथा सुनाता हूँ। मैं बोलता था, जब नई जिंदगी शुरू होती है, मैं बोलता था, ओ सुनदी सी, ओ विच कदी ना बोली सी, ओ बोलदी सी, मैं सुनदा था, मेरी जीबां गूंगी बोली सी, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕੁੱਲ ਮਹੱਲਾ ਏ, कोई कहता है हो चलिए, कोई कहता है हो चला है। तो ये मैंने ये बताना है कि मुझे उकसाहट कह लीजिए, ये तहरीक, इसको जरा मुश्किल लफ्ज तहरीक मिली है ददहाल से भी और ननिहाल में से भी। गोया शायरी मेरे जो थी अंदर मौजूद थी, मुझे ये मेरे लहू में शामिल थी। पहले तो मैं सिर्फ संजीदा शेर कहता था, लेकिन बाद में देखो जो कुछ आपके अंदर होता है तो बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जो आपको बता देते हैं कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। बिल्कुल ऐसे तो मेरे मिजाह के बारे में मुझसे नईम बुखारी ने पूछा कि प्रोफेसर साहब मिजाह क्या होता है। मैं कि जी इसमें एक और नुक्ता डाल लो
ये मिजाज होता। मिजाज। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एक नज़म, हाँ, अभी आप मुझे बता भी रहे थे नज़म आपकी एक बनैन बड़ी मशहूर है। बनैन जी बहुत ही मशहूर है। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि इसने इतना मशहूर हो जाना। अल्लाह का इतना फजल है। हम ना बेटे, मैं गया कनाडा, तो एक बच्ची 4 साल की, उसने मुझे बनैन सुनाई तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उसके वालिद ने कहा, हैरत की ये बात नहीं है, हैरत की ये बात है कि जब इसने याद की थी ये 2.5 साल की थी। अंदाजा करें ना आप इसको। मैं अगर गया हूँ न्यूजीलैंड, दुनिया का एक कोना है, दूसरी तरफ मैं अगर नॉर्वे गया हूँ, वहाँ मुझे ये नज्म मैंने नहीं सुनाई, लोगों ने मुझे सुनाई। तो मैं सुना देता हूँ आपको। वैसे तो आपको भी आती होगी। बनैन लैंड जानते हो? बनैन लैके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रहंदी नहीं। बनैन मैं दियाऊंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप दी, बड़ियां नूं पूरी आवे, निक्कियां दे नाप दी। चीज होवे असली ते मूंहों पई बोलदी, तो उन्होंने गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी। इसका कई जबानों में तर्जमा हुआ, बिल्कुल अंग्रेजी में भी तर्जमा। It shines like a bride on the washing line। जी तो उन्होंने गोरी लगे रस्सी उत्ते डोलदी, जिन्हें बरे जाओ तुसी इस नूं हंडा लो, फिर भावें बच्चों का जांगिया बना लो। बल्कि पिछले दिनों हम ना वहाँ हमारा सफीर स्वीडन में, वो एक बंदे को, स्वीडिश को, मेरी इस नज़्म का अंग्रेजी में तर्जमा करके सुना रहा था। और आखिरी मिसरे का तर्जमा मुझे याद है उसने किया कि वो फिर भावें बच्चियां दा जांगिया बना के, then you can make the knicker of your kids। ये उसने तर्जमा किया। तो बहरहाल मेरा फारसी का एक शेर है, तर्जमा कर दूंगा। जुज़ वक़्त दीदन बरायम चाराए दीगर नमान, हंसने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। सख्त मुश्किल बूद अनवर दर्द पिनहोन दाश्तन, अनवर मेरे लिए दर्द छुपाना मुश्किल हो गया था, मैंने हंस के छुपाया। बिल्कुल, बल्कि मैं मिसाल देता हूँ, मकई देखी है ना आपने जी, और जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है। तो बिल्कुल मेरी जलन बिल्कुल मकई की तरह है। मैंने इतने दुखों को मतलब मुस्कुराहटों की सूरत में पेश किया, बल्कि जख्मों को मुस्कुराहटों की सूरत में पेश किया। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शायर एक अपने मूड से चलता है, उसका अंदर जो होता है वो शायरी में आता है, तो क्या वाकई ही ये बात सच है जो आप शेर, अशार या नज़म लिखते हैं वो आपका अंदर का मिजाज है? बिल्कुल है। ये ना हो तो बहरहाल ये है कि वो मेरा मिजाज ना हो तो बाहर कैसे आ सकता है? मेरे अंदर ये मुस्कुराहटें या ये दुख जो हैं या ये आंसू हैं अंदर ना हो तो बाहर कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल ऐसी है। आपके अब तक का कोई सबसे अच्छा कोई फंक्शन जिसमें आपने शेर व शायरी की हो, कहीं इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं जो आपको याद हो, कोई कहानी, कोई किस्सा? इसका ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि जो मैं बताऊं तो लोगों को यकीन ना हो। आप अंदाजा करें, एक दफ़ा ये जो है ना सुहेल अहमद जी, क्या नाम है उनको, क्या कहते हैं,
सुहेल अहमद को कहते अजीजी। अजीजी के नाना एक मुशायरा हुआ लाहौर में YMC हॉल में, तो वहाँ पंजाबी का मुशायरा, इंडिया के शोरा भी थे बड़े बड़े, पंजाब यहाँ के भी उस्ताद दामन भी, पता नहीं क्या क्या। मुझे वो पढ़वाते नहीं थे, कहने लगे जी हम इस लड़के को, मैं लड़का ही था, जानते ही नहीं है तो कैसे। लेकिन आखिर उन्होंने हम मेरे असातिज़ा के फरमाइश से, उनके दबाव से बुला लिया। और जब मैंने वो एक नज़्म है मेरी पंचायत, पहली नज़्म, मेरी पहली नज़्म, वो जब मैंने पढ़ी तो ऐसा कि जैसे छत उड़ चला है और उड़ चली है छत। तो इसके बाद डॉक्टर फ़कीर नाना इनके सुहेल के स्टेज पर आए, 3-4 शायर पढ़ चुके थे, तो उन्होंने कहा इस नज़्म के बारे में कि इस लड़के ने जो नज़्म लिखी है, देहात सुधार के महकमे ने 7 साल में इतना काम नहीं किया और अब इस नज़्म के बाद मुशायरा खत्म किया जाता। बड़े दलीप कुमार यहाँ आया, बिल्कुल है ना। हाँ जी। तो मैंने उस पर एक नज़्म लिखी और उस नज़्म में उसे बताया, मैं बता रहा हूँ दलीप को कि अदाकारी क्या होती है। तो फिर उसने उठ के पहली बात ये की मेरे बारे में कि ये शख्स किसी दलीप से कम नहीं है। और वो नज़्म भी उसे बहुत ही अच्छी लगी। आखिरी एक सवाल अगर आपसे ये कर दूं कि अभी जो मौजूदा हालात जिस तरह से चल रहे हैं, उस पे अगर कोई शेर या नज़म आपको। वो एक कथा सुना देता हूँ। तेवर दुकानदार के शोले से कम न थे, लहजे में गूंजती थी गिरानी गरूर की, गाहक से कह रहा था जरा आईना तो देख, और किस मुंह से दाल मांग रहा है मसूर की। ये तो आपने बिल्कुल सम अप कर दिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और वालेकुम शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करके, आपकी ये सारी नज़में सुन के, और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि आज मैं इतने बड़े लेजेंड के आगे बैठ के उनका इंटरव्यू कर रही हूँ। अच्छा बेटे, बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। एक बड़ा अहम मौजू जिसका बराह रास्त ताल्लुक शहर कायद से है, हमारा सबसे बड़ा शहर भी है, हमारा बिजनेस हब भी है। कराची की हम बात करें, सिंध सरकार ने जी कोई तकरीबन 17 खरब से ज़्यादा टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। बजट में जो तनख्वाहें हैं 15%, जबकि पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ दी गई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टैक्स देने वाला शहर कराची है, शहर कायद, इसको सूबाई बजट में एक बार फिर उस तरीके से वैल्यू नहीं किया गया ऐसा लगता है इस बजट के अंदर। कराची के मेगा मनसूबों के लिए तकरीबन 10 अरब और 82 करोड़ आई थिंक ये मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से 7 अरब पहले ही जो जारी स्कीम्स हैं जो अभी चल रही हैं उन्हीं पे खर्च होंगे, जबकि कुछ नई स्कीम्स शुरू की जाएंगी जिसका जो तखमीन है तकरीबन 3 अरब है। तहाँ बजट में जो शहर की सड़कें हैं इनकी तामीर हो, मैस ट्रांजिट हो, इस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बजट में ये भी बताया गया है कि जो ग्रीन लाइन BRT है ये फ़ाल हो चुकी है। पीपल्स बस सर्विस की आजमाइशी बुनियादों पर सर्विस जारी है। शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। इसके तहत महकमा सिंध ने मैस ट्रांजिट मंसूबे जो हैं उनकी तकमील के बाद कराची में जो चलने वाली पुरानी बसें हैं, जिस स्टोरी पे हमने अभी बात भी करनी है, उस पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। और ये शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने नई बसें कराची में लाने का इंदिया दिया, जिसके लिए चीन और तुर्की के साथ उनका कहना है कि बातचीत हो रही है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो नुमाइंदे हैं या एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो ताउन है उसके कॉपरेशन के साथ ये प्रोजेक्ट लाया जाएगा। देन ब्लू लाइन प्रोजेक्ट भी इसका एक हिस्सा है। इसमें एक तजवीज़ ये भी सामने आई कि ऑरेंज लाइन या BRT मंसूबे पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और मंसूबा जून के आखिर तक शुरू कर दिया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। काशिफ हुसैन हमारे साथ हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। काशिफ, बहुत शुक्रिया।
काशिफ, ये जो नई बसेस लाने के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, जो मास ट्रांजिट मंसूबा है, ज़रा इस हवाले से बताएं कि ये जो बजट मुख्तस भी किया गया है, लेकिन जो नए मंसूबे और पुरानी बसों को हटाने के हवाले से कहा जा रहा है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने इतवार के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बताया कि उन तमाम कोशिशों का जिक्र किया जो कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए की जा रही हैं। उसमें एक उन्होंने ऑप्शन ये भी रखा कि जो कराची की सड़कों पर टूटी फूटी नाकारा बसें चल रही हैं उनको जदीद बसों से रिप्लेस कर दिया जाए। लगभग 4000 के करीब ये बसें हैं जो कि जिसमें कराची की तकरीबन 50 लाख की पॉपुलेशन रोज़ाना सफ़र करती है। इन पुरानी बसों की जो अगर तनासुब देखा जाए तो कराची की जो सड़कों पर रवा दवा बस इन गाड़ियों में इन पब्लिक बसों का जो तनासुब है 4.5% है, लेकिन इससे 40% के करीब आबादी इन टूटी फूटी खटारा बसों से सफ़र करती है, जिसको कि सिंध हुकूमत चाहती है कि इसको जदीद और नई बसों से रिप्लेस किया जाए। लेकिन पाबंदी का जो फैसला है इसका कोई हतमी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई, अभी इसके बारे में कोई पॉलिसी वजह नहीं की गई। हमारे ज़राए का जो सिंध हुकूमत में है उनका ये कहना है कि इस पर ट्रांसपोर्ट ऑनर्स जो हैं, मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्टर की तंजीमें, उनसे मुशावरत की जाएगी, उनको इस बात पे कन्विंस किया जाएगा कि वो अपना कैपिटल जो इन पुरानी बसों को वो डिस्पोज ऑफ करते हैं शामिल करके जदीद नई बसें सड़कों पर लाएं, जिसके लिए सिंध हुकूमत उनकी न सिर्फ मावनत करेगी बल्कि उनको आसान कर्जे भी फराहम करेगी और एक वन विंडो ऑपरेशन किया जाएगा जिसके तहत नए रूट्स के ऊपर बसें रजिस्टर्ड की जाएंगी ताकि कराची के शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत फराहम की जा सके। एक तरफ ये फैसला कराची के शहरियों के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो लोग जो इस ट्रांसपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता हैं वो इससे नाखुश दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि ये 4000 बसें जिनका रेवेन्यू रोज़ गिरता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों को अब ज़्यादा आसानी है कि वो रक्शे और चिंची के अंदर सफ़र करें। कराची के अंदर 10% जो गाड़ियों की तादाद है वो रक्शी चल रहे हैं, चिंची चल रही हैं, जिसमें आमदोरफ्त बसों के मुकाबले में ज़्यादा आसान है, किराए भी कम है और ये हर स्टॉप पर रुक जाते हैं। तो कराची की शहरियों की तकरीबन 10 से 15% जो आबादी है वो इन छोटे छोटे स्टॉप के ऊपर रक्शों टंकियों के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कारोबार पहले ही मुतासिर हो रहा है। उसके अलावा उस पर ट्रांसपोर्ट के साथ मैकेनिक्स, गैराज वाले, पंचर लगाने वाले, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और इस तरह के मुख्तलिफ लोग हैं जिनका रोजगार इन पुरानी बसों से वाबस्ता है। तो सिंध हुकूमत मेरा काशिफ ये मेरा सवाल भी यही था और आपसे बात करने के लिए हमारा कंसर्न भी यही था कि 4000 बसें हैं तो अगर सिर्फ एक ड्राइवर एक कंडक्टर भी लगाया जाए तो 8000 तो डायरेक्ट जो उसके ऊपर काम करने वाले लोग हैं वो है। देन उसके साथ साथ जितना सपोर्टिंग स्टाफ है, वर्कशॉप्स हैं, पंचर की दुकानें हैं, रिपेयर की दुकानें हैं, ये तो तकरीबन लाखों लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है। और दूसरा ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हैं ये 4000 बसों को 250 बसों से रिप्लेस करके कराची को फैसिलिटेट करेंगे। कोई टाइमलाइन, कोई बस, कोई अथॉरिटी ऐसी बनाई जा रही है, कोई टाइम दिया जा रहा है, कोई बजट तो वो है जो हमने कहा कि 10 अरब टोटल दिए, 7 पिछली स्कीम्स में चले गए, 3 अरब इसका है। तो 3 अरब में तो बसें भी नहीं आएंगी जी, अगर हुकूमत सिंध कर्जे देगी तो वो भी पूरे नहीं होंगे। 4000 बसें करोड़ों रुपए की बस होती है, तो ये कैसे होगा? क्या महज एक पब्लिक पॉपुलर स्टेटमेंट्स दी जा रही है सिंध हुकूमत की तरफ से और कोई पॉलिसी नहीं है? जी बिल्कुल, अगर कहा जाए तो क्योंकि इलेक्शन की तैयारियों में सारी सियासी जमातें, चाहे वो बलदियाती इलेक्शन हो या आने वाले आम इंतखाबात हो, तो आवाम को खुश करने के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। इस मंसूबे की बात किया जिस पे मैं खड़ा हूँ, और इन लाइन का मंसूबा 2016 में ये इनॉग्रेट किया गया, अगले 1 से 1.5 साल में इसको मुकम्मल होना था, लेकिन आज 6 साल गुजर चुके हैं। ना ये ट्रैक मुकम्मल हुआ, ना इसकी सहूलतें मुकम्मल हुई, बल्कि प्लानिंग का फुकदान पाया जाता है कि इसके लिए 20 बसें दरामद कर ली गई। उन दरामद की जाने वाली बसों को ऑरेंज लाइन के डिपो पर खड़े करने की भी सहूलत नहीं है, इसको ग्रीन लाइन के डिपो के ऊपर ये बसें पार्क की गई हैं। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जिन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि पुरानी बसें बंद कर दी जाएंगी और उसकी जगह जदीद बसें चलेंगी, तो शायद उनको ये देखना चाहिए कि जो मंसूबे वो अनाउंस करती है सिंध हुकूमत वो अपने वक्त पर मुकम्मल हो। उसके दरमियान हमांगियों बसें ट्रांसपोर्ट के लिए इंपोर्ट करके खड़ी कर ली गई, ज़र मुबादला खर्च कर लिया गया, लेकिन आवाम को सहूलत नहीं मिल रही। इस महीने जून में इस ट्रैक को मुकम्मल होना है, लेकिन आज हमने इस ट्रैक का तफसीली दौरा किया है, ना तो मुकम्मल सहूलतें हो सकी है, ना ही ये ट्रैक तैयार किया गया। ऑब्वियसली अब जिस तरह से ये मंसूबा बनाया जा रहा है, जिससे हम कह रहे हैं बहुत सारे लोगों का रोजगार तो मुतासर होगा, बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग में भी दिक्कत होगी, तो इस हवाले से आवाम के अंदर एक क्या तशवीश है? ऑब्वियसली नए बसेस का आना खुश आइंद है, लेकिन जो पुरानी बसेस है उस पर हज़ारों लोग रोज़ाना के बुनियाद पर ट्रैवल करते हैं, तो आवाम भी तो इससे मुश्किल का शिकार होगी।
जी देखिए, जो पुराने रूट पे बसें, मिनी बसें, कोचेस चल रही हैं, वो कराची के तमाम इलाकों तक जाती हैं। कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक आप चले जाएं, इन बसों से आप सफ़र कर सकते हैं। किराया भी इसमें मुनासिब है और इनके स्टॉप्स मुकर्रर नहीं है। जिस जगह चाहें आप इसको हाथ दें, रुक जाती है बस, लोग आसानी से चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं। कराची के तमाम जो कारोबारी मराकज़ हैं, बोल्टन मार्केट ले लें, एम.ए. जिन्ना रोड ले लें, टावर ले लें, सदर ले लें, तमाम बसें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ जाती हैं। लेकिन हमारी जो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मास ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है, इसने अभी तक कराची के पूरे इलाकों को आपस में कनेक्ट नहीं किया। तो इसमें एक अमल की जरूरत है। और काशिफ, एक बात वैसे बड़ी कमाल है, जब आप बोल रहे हैं तो हम साथ जो विजुअल्स देख रहे हैं, आप तो खैर बराह रास्त देख रहे होंगे कि माशाल्लाह जरा तौफीक नहीं होती इन पुरानी बसों वालों को भी कि टूटा हुआ शीशा दोबारा लगा लें, कपड़े टांगे हुए हैं बसों के ऊपर और अपना कारोबार चला रहे हैं। इन पे भी आफरीन है। खैर काशिफ, बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल में और अच्छे तरीके से आपने हमें इस मंसूबे को समझाया। इन अपडेट्स हम लेते रहेंगे। काशिफ हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें आगाह करे थे और बखूबी आगाह करे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। आई थिंक पहले कोई बाकायदा एक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अगर है, एक मैकेनिज्म बने और उसके बाद ये मंसूबा बुरा नहीं है, हर मंसूबे पे तनकीद जायज़ नहीं है, लेकिन एक मैकेनिज्म हो, महज टीवी के ऊपर स्टेटमेंट दे देने से तो नहीं बुरी साइड्स को देखकर एक प्रॉपर मंसूबा तश्कील दिया जाए कि जिस तरह से भी रोजगार कितने लोगों का उससे एसोसिएटेड है और आगे अल्टरनेटिव क्या है। एग्जैक्टली, तो ये सोचने की बात है। चलिए जनाब, इस पर मजीद बात करते रहेंगे, इस पर फॉलोअप लेते रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जो कि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट हैज गॉन इंटरनेशनल, यू नो। जनाब, आज मेरा यस फ्लैग से हम, हाँ वैसे फ्लैग से तो हम इंटरनेशनल जा चुके हैं जनाब। मेरा पाकिस्तान में जी, पाकिस्तान के अंदर के पॉप बैंड मौजूद है ब्लिट्जर्स, उससे मुलाकात करवा रही हैं फेरा फैज। क्या बात है कि उन्होंने, और कुछ हमने सुने बहुत ज़्यादा मौज मस्ती भी किया फेरा ने। देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ उफेरा फैज़। नाज़रीन, पॉप म्यूज़िक को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है, और पॉप म्यूज़िक का नाम हो और कोरियन बैंड्स का जिक्र ना किया जाए तो ये टॉपिक बहुत ही अधूरा सा लगता है। आज का ये जो सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा मस्ती से भरपूर है, क्योंकि हम आज आप लोगों की मुलाकात करवाने वाले हैं ब्लिट्जर से, जो कि एक के पॉप बैंड है और इस वक्त लाहौर में मौजूद है अपने गाने की शूटिंग के लिए। सो वी हैव ब्लिट्जर हियर। मेरे साथ मौजूद है ऐना। अगर मैं ये कहूँ कि ऐना के पॉप को फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो गई हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो ऐना, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तो ऐना, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कोरियन लैंग्वेज में ग्रीट कैसे करते हैं? जबरदस्त जी। पेंडेमिक में किस तरह से इन्होंने आपस में कनेक्ट किया और उसके बाद इतनी पॉजिटिविटी के साथ अपने बैंड को लॉन्च करना कितना टफ था? I think it was because of our fan Billies. उनकी सपोर्ट थी, इसलिए हम अब पाकिस्तान तक आके हम अपना एल्बम रिलीज कर सक रहे हैं। ये हमारी फैन की वजह से सब कुछ काम। बिल्कुल, और के पॉप के फैन जो है सिर्फ कोरिया में नहीं है, पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में बहुत ह्यूज अमाउंट में इनकी फैन बेस है। क्या इनमें से पहले कोई पाकिस्तान आया या ये इनका फर्स्ट टाइम है? 네, 우선 저희는 हम असल में पाकिस्तान पहली दफ़ा आए हैं। ओके। 근데 그 전에 पहले हमने न्यूज़ और यूट्यूब के थ्रू पाकिस्तान के बारे में देखा हुआ था। हमें पता था पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है। हमने असल में आके जब देखा है, हमारी सोच से ज़्यादा पाकिस्तान खूबसूरत है। ज़बरदस्त जी। और इसी बात पे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान अच्छा है। इनकी कोई इंस्पिरेशन थी, कोई के पॉप बैंड? पाकिस्तान हमारा सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन जो है, आई थिंक पाकिस्तानियों को भी सबको पता होगा, हमारे जो सीनियर्स BTS हैं। जो इनका पहला सॉन्ग है, क्या ये उसकी कुछ लाइंस अपने फैंस के लिए जो पाकिस्तान में इस टाइम बेताब हैं? 숨이 가득 차올라 온몸에 타 올라가। जिस गाने के लिए पाकिस्तान आए हैं, वो गाना, उसके थीम क्या है, उस गाने का बैकग्राउंड क्या है? हमने आने से पहले पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सर्च की थी, लेकिन उसमें मुझे पता चला इस तरह की एक सेइंग है, किसने लाहौर नहीं देखा
उसने कुछ नहीं देखा। जेने लॉर नहीं देखा, जेनिन लो बेकिया ओ जमिया, ओ जेमिया नहीं नहीं। ये लाहौर फोर्ट में भी गए, इनके इंस्टाग्राम पे उनकी पिक्चर्स भी हैं, मौजूद हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के आर्किटेक्ट को कैसा पाया? 네, 이제 पाकिस्तान에서 हमने पाकिस्तान में आके लाहौर फोर्ट भी गए, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जगहों पे गए हैं और हमें बहुत डीप कल्चर पता चला है यहाँ का, वो बहुत इम्प्रेस किया। 다른 느낌을 많이 받았습니다. तो पाकिस्तान आने के बाद कोई देसी लाहौरी फूड ट्राई किया इन्होंने? कोई जलेबी, कोई कढ़ाई? 골골카페? गोलगप्पे। 골카페. गोलगप्पे। 네. 골카페 맛있겠대. अच्छा, इनमें से किसी ने जलेबी ट्राई की है अभी तक? पहिलम से रेड रेड वन मैंने खाया है। खाया है। और गुलाब जामुन? वो भी खाया था। अच्छा, वो भी खाया। चिकन कढ़ाई? 네, 저희 난 मजे का। मजे का। चिकन कढ़ाई मजे का। Who is the laziest and who is the naughtiest? अच्छा, जो जल्दी आता है वो कौन सा, और जो लेट लतीफ है वो कौन है? 크리스. और सबसे लेट कौन है? मैं। इनमें सबसे अच्छे फैशन सेंस किसको है? 하나 둘 I was saying 1 2 3 say me। इन सब में से बेस्ट एडवाइस कौन देता है? So who is best dancer? बेस्ट डांसर। इनके ग्रुप में कौन सा ऐसा बंदा है जिसके पास एक सीक्रेट टैलेंट है? फिगर वेव। पाकिस्तान का जो कल्चर है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? 네, 이제 전에 말 पाकिस्तान का जो कल्चर है वो बहुत ब्यूटीफुल है 그렇게 느꼈고 그리고 되게 저희들한테 और पाकिस्तानी लोग बहुत नाइस हैं, हमारे साथ भी स्पेशली बहुत उन्हें अच्छा बिहेव किया है। 네, 그게 너무나 मुझे लोग इधर के लोग बहुत अच्छे लगे, उनका दिल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, वी टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। लाहौर के अलावा कोई पाकिस्तान का इलाका जहाँ ये जाना चाहेंगे? 사실 기회가 हमारे पास टाइम होता तो हम पूरे पाकिस्तान में घूमना चाहते थे। अपनी म्यूजिक वीडियो में किसी लड़की को लाना पड़ा तो वो लड़की कौन सी होगी? 엄마 보고 있지? My mom. इनका वो गाना जिसकी वजह से ये हिट हो गए। 5, 6, 7, 8, 9 실수 좀 안 말랐대 누구나 하는 건데 ये जबरदस्त। एक गाना गाएगा और जो बेस्ट डांसर थे इनमें से अब वो आगे परफॉर्म करेगा। 5, 6, 7, 8, 9 끄덕 바보같이 눈치만 보는 puppet 끄덕 please stop 고장이 나게 빰빰빰। लाहौर में आए हैं तो भंगड़ा करना आता है किसी को? हम सीख लेते हैं। सीख लेंगे। जी, अब मैं इनको भंगड़ा सिखाऊंगी और ये कोरिया में जाके पंजाबी भंगड़ा डालेंगे। 1 2 3। So are you guys enjoying? थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने मेरे साथ भंगड़ा डाला और ये मेरा ख्याल है तारीख रकम हो गई है कि कोरियंस ने पंजाबी भंगड़ा डाला है एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर। अपने जो फैंस हैं उनको ये क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पाकिस्तान में? एज अ के-पॉप ग्रुप हम पाकिस्तान पहली दफ़ा आए हैं। पाकिस्तानी लोगों ने हमें बहुत वेलकम किया है। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा मेरा पाकिस्तान का एंटरटेनमेंट से भरपूर सेगमेंट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हम लोगों ने आपको मिलवाया के पॉप से और बहुत से फैंस हैं इनके पाकिस्तान में, और हम अपना ये आज का जो इंटरव्यू है इसको एंड करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से। पाकिस्तान जिंदाबाद।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अभी हम कुछ ऐसे ही हम इर्द गिर्द के माहौल को भी एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन जनाब वकार अहमद मलिक साहब जो कि शदीद ही किस्म के फिरंतों वो वाक़ हुए हैं और वो काफ़ी दिनों से चित्राल में मौजूद है। रोज़ाना कोई नई कहानी लेकर आते हैं, हमारी सुबह को खूबसूरत बनाते हैं, हमारा दिल जलाते हैं। कभी वो कहीं खूबसूरत जगह खड़े हो जाते हैं, कभी कैलाश खूबसूरत लोगों से बात कर रहे हैं, हाँ मतलब कुछ भी। और हम यहाँ बैठ के स्टूडियो के अंदर जो कहने जेलस रहते हैं, तो इस कुड़ने को आज हम नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल हम कोशिश करेंगे कि वकार भाई से बात करें। वकार भाई बहुत शुक्रिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप रोज़ हमारी सुबह को खूबसूरत बनाते हैं, तो आज आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, चित्राल से हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम इमरान और अमला, बहुत ही खूबसूरत सुबह है यहाँ पे चित्राल में। और चित्राल में ये सुबह जो है ये बहुत ही प्यारे बच्चों के साथ है। ये प्यारे बच्चे जो हैं इनका ताल्लुक आगोश सेंटर चित्राल के साथ है। मेरी जितनी भी ट्रैवलिंग थी मोटर बाइक पे, मेरा जो सबसे ज़्यादा स्टे रहा वो यहाँ पे रहा। यहाँ से मेरी जो रिहाइश है वो बिल्कुल मुत्तसिल है, तो इन बच्चों के साथ 4 दिन जो है वो इंटरेक्शन रहा, दोस्ती रही। और ये बच्चे थोड़ा सा मुझे मतलब ये छेड़ते भी हैं, ये मुझे तुम मालगिरी कहते हैं। और इसका मैं पस मंज़र आपको ये बता दूँ कि तुम मालगिरी बेसिकली मैंने किसी बच्चे से पूछा इन तमाम बच्चों के साथ दोस्ती करने के लिए कि क्या इसका होता है, यानी ख्वार ज़ुबान में किस तरह कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो। तो उन्होंने कहा कि इसका कहते हैं कि तुम मालगिरी। तो इन बच्चों ने मेरा नाम ही तुम मालगिरी रख दिया। सो एनीवे बहुत ही अच्छा लगा। 4 दिन एक्चुअली मुझे जो सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जनरली हम किसी जगह रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं, ऑर्फनेज सेंटर में, किसी ओल्ड हाउस, ओल्ड जो सिटीजन्स होते हैं उनके सेंटर में, किसी भी जगह पे जाते हैं, हमें आपको मालूम है कि बस हम जाते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें प्लानिंग के साथ कर दी जाती हों, कुछ जेन्युइन होती हों, हमें कुछ आइडिया नहीं होता। लेकिन मुझे ये जो मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ बिल्कुल फर्स्ट हैंड इस तरह का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि मेरी जो रिहाइश थी वो 4-5 दिन वो बिल्कुल मुत्तसिल थी, तो जिसकी वजह से मेरा इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन जो है वो 4-5 दिन रहा। और मैं देखता रहा, मैं इनके साथ इनकी जो डाइनिंग है उसमें आता, गपशप करता। चेहरे जो सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी, किसी बच्चे के चेहरे पे मायूसी नहीं है, उम्मीद की किरणें हैं, खेलते हैं। और जो सबसे रूहानी, सबसे जो स्पिरिचुअल मंजर था वो कभी मैं रात या 10 या 11 बजे देखता, तो कारी साहब जिस तरह इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, कारी फिदा साहब मैं आपको बता नहीं सकता, वो बिल्कुल इनका एक बाप की तरह का इनके साथ। और जिस तरह वार्डन साहब होते हैं, और ये बच्चे जिस तरीके से इनके साथ अटैच्ड हैं, मतलब वो ऑफ कोर्स वो जो कमी है, मैं बच्चों के सामने ज़्यादा कोई वाज़ेह बात नहीं कर सकता, बट जो कमी आपको मालूम है बच्चों की ज़िंदगी में वो तो नहीं शायद पूरी हो सकती, लेकिन वो कारी साहब और जितना हो सकता है, यानी जो इनका म्यारी ज़िंदगी मैंने देखा है वो बहुत कमाल है। वो म्यारी ज़िंदगी 2 चीज़ों पे होता है। एक तो जो आपको पता है कि इमोशनल जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की, वो तो शायद वही हस्तियाँ पूरी कर सकती हैं जो इनका लॉस है, लेकिन दूसरा जो है म्यारी ज़िंदगी, उसमें किसी जगह कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो खाना पीना है, चाहे इनकी रिहाइशें हैं। जी, सिंस कमिंग फ्रॉम यू वकार भाई, तो मुझे पता है कि आप कितने ऑब्जर्विंग हैं आप और कितने टची हैं आप इन चीज़ों को लेकर, तो वी कैन से कि आप जो कह रहे हैं यकीनी तौर पे वो दुरुस्त होगा। अच्छा, जो कि कारी साहब आपके साथ भी खड़े हैं, हम देख सकते हैं, तो ज़रा हम चाहते हैं कि आप इनसे आगोश होम्स के बारे में, ये जो चित्राल में वाक़ हैं, इस को बने हुए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितना अरसा हुआ है और इन बच्चों की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है कि सारे अमल जो बच्चों से रिलेटेड हैं वो ठीक से हों। एक्चुअली हमारे इमरान साहब हैं, वो कारी साहब वो पूछ रहे हैं कि ये इस साल खिदमत जो आपका जो सेंटर है, इसको कितना अरसा पहले ये बना, और फिर इसको जो नज़्म नस्क किस तरह इनका चलाया जाता है, किस तरीके से ये सारा जो मामला हैं चलते हैं। जी शुक्रिया। ये आगोश सेंटर तकरीबन 1 साल इसके मुकम्मल हो गए हैं। पिछले साल इसका इफ्तिताह हुआ था और यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 50 बच्चे हैं जो 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं और हम भी इनके साथ होते हैं। बुनियादी तौर पर इसकी मॉनिटरिंग जो है हेड ऑफिस से लाहौर से होती है, अलखिदमत की मरकज़ जो है, और यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, उनके ज़रिए से भी वो मॉनिटरिंग करते हैं। और बाकी जो है हमारे साथ हमेशा राबिते में होते हैं। मैं और वार्डन साहब जो है यहाँ पर 24 घंटा इन बच्चों के साथ यहाँ पर होते हैं। इनकी जैसे आपने देखा कि इनकी तमाम निगहदाश्त और इनकी खिदमत के लिए यहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। जी शराफत भाई, ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं
ये इमरान एंड अरमला मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ कैमरा लगा हुआ है जिसकी वजह से ये बच्चे बहुत शरीफ बन के खड़े हुए हैं। ये बच्चे मतलब जिस तरह शरारती हैं और ये बच्चे जिस तरह इनके अंदर एनर्जी है, और अभी मुझे खुद बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि ये कैसे मुजस्मे बन के खड़े हुए हैं। तो ये बच्चों के साथ ये जो इनके अंदर, ये जो इनके चेहरे पे कोई मायूसी नहीं है, ये एक इनकी उम्मीद भी है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि मैंने देखा है कि ये किस तरीके से यहाँ पे गार्डन में खेलते कूदते, आपके साथ जो उनकी इंटरेक्शन है वो बड़ी मोहब्बत वाली है। तो ये सब कुछ मतलब बहुत ही खूबसूरत है। ये किस तरह होता है सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। एक्चुअली बात यह है कि हम इनको इंतहाई फ्रीक्वेंट अंदाज में इनके साथ बिल्कुल इनकी हर जो ख्वाहिश है, हर जो चीज़ है, उनको बिल्कुल फ्रीक्वेंटली इनके साथ हम होते हैं। यहाँ पे इनके हर सेहत का ख्याल के हवाले से इनकी जो भी ज़रूरियात है वो आके हमारे पास, हम इनके साथ बिल्कुल इनके घर जैसा माहौल जो है उसको हम कोशिश मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बच्चे जो हैं बेसिकली आपको पता है मुख्तलिफ एरिया के, चित्राल के मुख्तलिफ एरिया से आए हैं और डिफरेंट कल्चर से इनका है। कोई हमारे अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर एरिया अरंदू से है, कोई अपर चित्राल से है, कोई अयून से है, कोई बुमरेत के जो हमारे कलाशी एरिया है उसके नज़दीक जो हमारे एरियाज हैं बॉर्डर, वहाँ से मतलब मुख्तलिफ ट्राइब और मुख्तलिफ कल्चर के जो बच्चे हैं जगहों से वो यहाँ पे, कोई हमारे पास पश्तो स्पीकिंग के, कोई नुरस्तानी स्पीकिंग भी बच्चे हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास होते हैं। तो हम इनकी हर ज़रूरियात को इनके मुताबिक, इनके जहन जो कैपेसिटी और इनकी जो वो है उसके मुताबिक हम इनके साथ कर रहे हैं। 4 दिन हो गए क्योंकि मैं मुसलसल यहाँ पे आपके साथ रहा भी हूँ, मुसलसल आता रहा हूँ। बहुत ही आला, बहुत ही कमाल है। इमरान अरमला, जब ये ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने घर छोड़ा था, और घर छोड़ने का आपको पता है ना कि आपको एक फील हो रहा होता है, आप अपने बच्चे छोड़ रहे होते हैं, घर छोड़ रहे होते हैं और आप ट्रैवलिंग की तरफ जा रहे होते हैं। तो एक इस तरह की फीलिंग थी। आज जबकि हमारा ये ट्रैवलिंग और ये जो पूरा टूर था ये अब इख्तितामी मराहिल की जानिब है, यानी आज हमने सफ़र शर्त की रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो गई है। सफ़र शर्त में एक्चुअली हमने इसको भरपूर कवर किया और आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इधर से भी फिर मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, और वो वही वाली फीलिंग है। इन बच्चों की किलकारियाँ सुनते हुए मुझे 4-5 दिन हुए, इनके साथ गपशप, इनके साथ दोस्ती, और चित्राल ने मेरे पाँव बांधे हैं और चित्राल मुझे वापस बार बार बुलाएगा इन बच्चों को मिलने के लिए। तो मेरी बिल्कुल वही फीलिंग है जो किसी भी फ़र्द की अपने घर छोड़ने को हो सकती है। और आखिर पर मैं आप दोनों को, अरमला को भी और इमरान, आप दोनों को तुम अमालगिरी कहना चाहूँगा, बल्कि सारे बच्चे कहना चाहेंगे, सारे बच्चे कहें तुम अमालगिरी, तुम हमारे दोस्त हो, तुम अमालगिरी। तुम अमालगिरी। हम सफ़र शर्त में बहुत ही तफसील के साथ इस पे बात करेंगे। हमारे दोस्त हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया वकार भाई। और एक तो थोड़ा ओबियसली मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि ज़िंदगी की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि इस किस्म के बच्चों को, और पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत है जी। आप हमारी सोसाइटी की खामियाँ ढूंढने निकलें, बहुत खामियाँ हैं, लेकिन यकीन मानिए कुछ खूबियाँ भी ऐसी हैं कि उनका कोई नेमुल बदल नहीं, उनका कोई सानी नहीं है। और ऐसी शख्सियात या अलखिदमत का भी वकार भी हमें बताते रहते हैं, दीगर कई बड़ी अच्छी तंजीमें हैं। यस बिल्कुल, दारुल शफ़क़त के अंदर हम गए थे। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये लोग काम भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऑन अ लाइटर एंड, वकार भाई एक बहुत दिल फेंक आदमी है, और वो दिल फेंक आते हैं कभी थर के अंदर, कभी सिंदूर पे, कभी चित्राल में, और हमें हर जगह पे कहते हैं जगह मुझे जाने नहीं दे रही। मतलब अजीब, इनका भी कोई हाल है, और हम यहाँ बैठे होते हैं स्टूडियो में, हमारी मजबूरी है, हम कहीं हिल नहीं सकते। लेकिन अरमला हसन, जब आप इतनी शदीद 45 डिग्री की गर्मी के बाद जाके जैकेट्स पहन लें और बाबू सर और लोलू सर की जो है ना ठंडी हवाएं आपको लगें, और हों भी आप बाइक पे, और फिर ऐसा एडवेंचर टूर करें, तो आई थिंक वकार भाई का दिल फेंकना बनता है। हाँ, खूबसूरत लोगों से मिले, उनसे बातें करें, तो वैसे ही आपकी मेरे ख्याल से जिंदगी का पर्पस कंप्लीट हो जाता है। वकार भाई ने जितनी ट्रैवलिंग कर ली है और जितना इंटरेक्शन लोगों से कर लिया है, मेरे ख्याल से वकार भाई अब फुल तैयार है। मतलब वो अगला बैटरी उनकी चार्ज होगी, और हमारी बैटरी जो ना वो खत्म हो रही है। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन चेरीज का सीजन, आपको पता है, चेरीज उतर रही हैं, लोग बहुत मजे किए हैं, और वहाँ पे तो आप फ्री भी खा सकते हैं, मतलब कोई लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। सो परफेक्ट बात है वकार भी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपने एंजॉय किया जी हमारा काइंड ऑफ सफ़र शर्त, जिसके बारे में हम आपको दिखा भी रहे थे, और जो अगला सिलसिला आना है उसमें भी आपको इंशाल्लाह महसूस रखेंगे। प्रोग्राम हमारा इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक एज यूजुअल हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपने लाजमी देना है, हम इंतजार रहता है आपके फीडबैक का, और साथ साथ आपसे हमारी अब कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए